कर रहा है? अरे बाप रे बाप! अरे ये क्या कर रहा है? चल उठ, सीधे हो जा। क्या ड्रामेबाजी कर रहा है? ये देखिए, ये मारपीट किसने की? वो हमारे चचेरे भाई दुष्ट हरिलाल भैया, वो राक्षस देवीलाल और शैतान गंगा, तीनों थे हमारे। देखो, तुम ये बताओ कि झगड़ा हुआ क्यों? हुजूर एक बात बताइए, हम आपके बच्चे को अगवा कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? अबे तुम्हारी गर्दन पकड़ के ना तुमको 1 मिनट में अंदर कर देंगे। और ये रजिस्टर देख रहे हो, रजिस्टर? हाँ। इसमें तुम्हारे खिलाफ 25 दर्जन केस जड़ देंगे। बस यह लालच में हम अपने भतीजे सुशीलवा का उठा लिए थे ताकि एक को केस दर्ज हो जाए, बस। क्या? अरे तुम अपने भाइयों के खिलाफ रपट लिखाने आए हो या अपने आप को गिरफ्तार करवाने? हुजूर, आत्मगिलानी में न हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। देखो भैया, गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। गिरफ्तारी के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। ये क्या है बे? कागजी कार्रवाई? तुमका घूस दे रहे हो, घूस? आप नहीं लेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे देश में एक दरोगा ऐसा भी है। वो कमला देख रहा है ना, उसके नीचे रख दे। रख दिए? अब जा, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते फिर गमले में पानी देना पड़ेगा? अबे तब का तब देखेंगे, क्या करना होगा। अभी जा, सीधे होके जा। नौटंकी बाज। ई क्या कर रही हो? तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी गिरफ्तारी हुई जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, प्रभु जेल भिजवा दीजिए, सारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। साहब, दरोगा साहब, हम आ गए। हैंडसम। हाँ बोलो, क्या काम है? हम आए थे ना उस दिन, यहाँ छटपटा रहे थे नीचे। अरे उस दिन तो वो मंगू चाय वाला भी आया था। अरे नहीं, तुम किस काम से आए? हम आए थे ना वो आत्मगिलानी में आत्मसमर्पण अरे करने। अगर इतनी आत्मगलानी हो रही है तो आत्मगलानी में किसी नदी नाले में कूदकर आत्महत्या काहे नहीं कर लेते हो? हैं? एक मरा हुआ आदमी कैसे आत्महत्या कर लेगा? अच्छा, आप एक काम करो, हमको गिरफ्तार कर लो। अबे हम जिंदा लोगों को गिरफ्तार करते हैं, मरे हुओं को नहीं। कर लो ना, चल। अपनी पूजा करके भेजिए सर। कर लेना सर। भाई लोग कागजी कार्रवाई कर गए क्या? पैसा खिला दिए? अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिए। काहे का अपहरण मैडम? दुनिया भर का पैसा खर्च हो गया और हमारे खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो पाया। क्या भरतलाल, तुम्हारा दुख हम समझते हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से ना तुम अपने को ही नहीं अपने परिवार को भी मुसीबत में डालोगे। अरे क्या मुसीबत मैडम, अब इससे बढ़ के मुसीबत होगी। एक घुसखोर आदमी ने गलती कर दिया है, सुधार काहे नहीं देते ये लोग? सीधी सी बात है भरतलाल, गलती सुधारने का मतलब होता है गलती स्वीकारना। हमारे सिस्टम का मसला गलती सुधारने का नहीं, गलती स्वीकारने का है, समझे आप? बीमारी पकड़ लिया है मैडम आप, अब इलाज भी आप ही बता दो। अब ऐसा कीजिए, अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए। भरत लाल मृतक। जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। क्यों? वाह मैडम, भरत लाल मृतक, भारत का लाल, वो भी मरा हुआ। अशरफी देवी की सलाह मानकर भरत लाल ने अपना नामकरण पूजन विधि विधान से गांव के लोगों के समक्ष किया और उसी दिन बोनस में उसे मिल गए अपने जैसे कुछ और मृतक, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप लोग गए नहीं? हम तक मृतक। फिर तो भरत लाल ने पूरे प्रदेश से अपने जैसे कागजी मृतकों को इकट्ठा किया और एक पार्टी खड़ी कर डाली। हम भरत लाल मृतक आदरणीय MLA अशरफी देवी जी मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उनकी मदद से हम यहाँ तक आ पाए, हम लोग इतना बड़ा कदम उठा पाए। अब मजाक में माने चाहे सरकारी कागज के हिसाब से माने तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग मृतक हैं। भूत नंबर 1 खुदीराम गांधीनगर से,
और भूत नंबर 2 बसेसर भाई, भूत नंबर 3 अहमद भाई बलिया से, और भूत नंबर 4 है महेश जी। उनको तो इतना सदमा लगा है कि अपना एड्रेस भी नहीं बता पाते हैं। और भूत नंबर 5 है रानी सराय से सीता देवी। अब आपको भूत बोले कि भूतनी, हम भी समझ नहीं पाते हैं। सबका नाम तो लेना मुश्किल है और याद भी नहीं है, भाई लिखा हुआ है इसमें। तो इसलिए मैडम अशरफी देवी जी के आशीर्वाद से हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। हमारे पार्टी, मैडम थोड़ा विमोचन कर दीजिए, उठिए। हमारे पार्टी का नाम है पर्दे के पीछे, लिखा हुआ है अखिल भारतीय मृतक संघ, अखिल भारतीय मृतक संघ। ये है तुम्हारा भाई? अखिल भारतीय मृतक संघ। किसकी जमीन निकल गया तुम लोग? मैडम अब झंडा फहराएंगी मैडम चल के। आप आइए। सड़क पे फेंके सिक्के बटोरने वाला बैंड मास्टर और अशरफी देवी को नचाई दिए। कौनो बात तो है तोरे भाई माँ, तभी तुम दबाकर अमरी शरण में आए हो। हाँ, अरे कछु नहीं कर सकते तुम्हारा भाई, ऐसे बहुत होते हैं। अरे कितने कांड तो हम ही कर दिए हैं जी। विधायक है हम, विधायक। बरसों का तेल और लाखों का खेली काजे बाजे वाले को बिगाड़ने थोड़े देंगे। निश्चिंत रहो, निश्चिंत। अब सरकार है तो चमत्कार है। हमारे संगठन की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और देश भर से मृतक लोग बस में, रेल में बैठ के आ रहे हैं और हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। और स्पीकर महोदय, मैं इस सभा के समक्ष एक बहुत अहम मसला पेश करने जा रही हूँ। हमारे प्रदेश में इन दिनों एक बहुत अनोखी बीमारी फैली हुई है। बीमारी का नाम है जिंदा मृतक। मैडम, क्या जिंदा लोगों को न्याय नहीं मिलता है और आप मरे हुओं को न्याय दिलवाएंगी? जगनपाल के ठाकों से सोनिया का दिल तो जरूर दुखा, पर उसने ठान लिया कि अब वो भरतलाल की कहानी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाएगी। जय श्री राम। भरतलाल, लो भाई उद्घाटन करो। हम? अरे भाई, अब तुम मशहूर हस्ती हो, आए दिन तुम्हारी अखबार में फोटो छपती रहती है, शायद इसी चक्कर में हमारी भी छप जाए। और वैसे भी तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो भाई। जब से इनका केस हमारे हाथ में लगा है ना जी, तब से और केस भी आने लगे हैं। तभी तो ये दुकान खोली है। हमारी बंद हो गई, इनकी खुल गई। अरे यार तुम भी बस। यहाँ काट दो। हाँ काटो काटो। जय श्री राम। धन्यवाद। अरे साधु राम जी, अब तो आप बड़े वकील हो गए हैं, फीस भी। भैया, फीस में तो अब बदलाव होगा। आज से तुम्हारे लिए हमारी फीस होगी कि हम जब भी घर में आए ना तो रुक्मिणी भाभी के हाथ की एक कप प्याली चाय और एक ग्लूकोज का बिस्किट। फीस दे पाओगे इतनी? वो हो जाएगा। आओ। आप तो हमारा बोझ हल्का कर दिए। कैसे भाई? आजकल क्या काम वाम है नहीं, जब से मृतक हुए हैं कोई शुभ काम में नहीं बुलाता। अब तो खाने का दिक्कत हो जाता है कभी कभी। बेचारी रुक्मिणी जीते जी विधवा का जीवन जी रही है। ओहो भरतलाल जी, ये सरकार आजकल विधवा पेंशन स्कीम में विधवाओं को पेंशन दे रही है। भाभी को क्यों नहीं भेज देते उधर? शायद पेंशन मिल जाए। और अगर नहीं भी मिली ना तो सरकार के मुंह पे तमाचा तो पड़ ही जाएगा। तमाचा ठीक रहेगा। तो आपके पति भरतलाल मर चुके हैं? जी 10 साल हुए। लेकिन आपकी तो मांग में सिंदूर है, जी गले में मंगलसूत्र है। जी वो हमारे पति कानूनी तौर पे मर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है साहब।
बोरा गई है का। देखिए पति के जीते जी पैसों के लिए विधवा बन के आ गई है। कलयुग है कलयुग। बने नहीं है, सरकार ने बनाया है। इसीलिए मांग में सिंदूर डाले तो क्या हुआ, गले में मंगलसूत्र पहने तो क्या हुआ। आप हमें विधवा कहिए और विधवा पेंशन से पेंशन दीजिए। देखिए देवी जी, ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। काहे? इसलिए कि जिस औरत की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो विधवा कैसे हो सकती है? तो हमारे पति को जिंदा घोषित कीजिए। ये काम भी हमारा नहीं है, सरकार का है। साहब, हम लोगन के लिए आप ही सरकार है और आप ही कह रहे हैं ये काम आपका नहीं सरकार का है। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं? किसका दरवाजा खटखटाए साहब? हमको न्याय कहाँ मिले? बहुत थक गए हैं साहब, कोनो रास्ता दिखा दो। भूखे मर रहे हैं साहब। देखिए लंच ब्रेक होने वाला है। हाँ, खाना खिला देते हैं आपको। क्या हुआ रुक्मिणी? हाँ? आप कौन? हम इनके पति हैं। आप इनके पति हैं? अच्छा, तो आप वो हैं जो 10 बरस पहले गुजर गए थे। अरे आइए आइए महाराज, आपको भी भोजन कराए देते हैं, कर लीजिए। इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को भूख लगी है तो बोलो भैया भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खिला दो। नहीं तो किसी मंदिर के बाहर जाके बैठ जाओ ना। भिखारी नहीं है हम, भिखारी नहीं है। रुक्मिणी, रुक्मिणी सुनो। अरे क्या हुआ? अब इसमें अरे इसमें रोने की कौन सी बात है रुक्मिणी? अरे सब सरकारी ऑफिस में ऐसे ही करते हैं। अरे तुम रुको रुको रुक्मिणी, रो मत भाई। अरे रुक्मिणी, अरे भाई सरकारी ऑफिस में ऐसे ही होता है, हम 10 साल से देख रहे हैं। अरे हम कभी रोए, गुस्सा हुए, हम तो हमारा दिल टूटा कभी? अरे तुम्हारा पहली बार था ना। सरकारी दफ्तर में रुक्मिणी भाभी अपना ये अपमान सह नहीं पाई और अपना दुख सुनाने अपने मामा मामी के पास पहुंची, जिन्होंने बचपन से ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था और हमेशा से उसकी खुशियों का ख्याल रखा था। सोनिया जी ने इसमें हमारी कहानी लिखी है। हम चलते हैं। चलिए हम छोड़ आते हैं। चलिए एक तो फोटो भी ले लीजिए मामा जी के साथ। हाँ मामा जी बोलिए। बेटा, आपकी दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। देखो बेटा, बुरा न मानो तो हम कुछ पैसा लाए हैं, इसे अपन बैंड का काम फिर से शुरू कर दो। इसके लिए गई थी तुम वहां? नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ये हमसे कुछ नहीं बोली। मामा जी, आपका स्नेह आशीष बहुमूल्य है और हमारा आत्मसम्मान अनमोल। पैसा रुपया धंधा का बात नहीं है मामा जी। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है, अब मान सम्मान पहचान की लड़ाई है, रुपया पैसा। हमारा आत्मसम्मान उसकी चिंता ना है तुमका? विजय, वो टाइम फटी ना, कूट देंगे तुमको। अरे रुक्मिणी, वो विदेश में लोग जान रहे हैं, सब जगह कहानी पहुंच गई। अब तुम बोल रही हो पीछे हट जाए। पीछे काहे हट सकते हो? चस्का जो लग गया तुमको अखबारों और पत्रिकाओं में फोटो छपाई का। पूरे दिन दिमाग में बस एक ही भूत सवार रहता है, पगला गए हो तुम। तो कहा इस पागल के पास, वही रहो जहां गई थी भीख मांगने। अरे बेटा, क्या कह रहे हो ये? और रुक्मिणी, तुम्हें जरा समझो भाई। अरे ना ये ना समझेगी। इसी के चलते तो गए थे हम बिना मर्जी के बैंक में लोन लेने। हम तो खुश थे, हमारा तो बैंड बाजा अच्छा चल रहा था। बिना मर्जी के जबरदस्ती भेजी हमको लोन लेने के लिए बैंक है। जैसे हर महाभारत के पीछे एक द्रौपदी होती है ना, हमरी वाली के पीछे तुम हो। तुम कहा गए? बस यही सुनना बाकी रह गया था।
जा रहे हैं मामा के घर अपने बच्चा लोगों को लेकर। वक्त के साथ ना चाहते हुए भी भरतलाल और रुक्मणी के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। भारी जिंदगी, एक तरफ दिल टूट रहे थे तो दूसरी तरफ दिल जुड़ रहे थे। शादी हुई गई है, अब आखिरी बार स्माइल प्लीज कर लियो। मुबारक हो, मुबारक हो। साधुराम जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम। मुबारक हो। थैंक यू। भरतलाल नहीं आए? अरे भैया, वो तो बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं। वो करब नहीं, कांड करते, और वो भी बड़ा वाला। आपको पता है, इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ। कंकाल कंकाल का चुनाव चिन्ह हो गया भाई। क्यों भाई, कंकाल में क्या खराबी है? ये तो हम सबके भीतर होता है, आपके भी है। वक्त आने पे बाहर निकलेगा। चलो भाई। भरतलाल इलेक्शन तो लड़ा, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि हारने के लिए। हार की खुशी में लड्डू भी बांटे। क्योंकि उसका प्लान था कि वो इलाहाबाद कोर्ट में अपील करेगा कि अगर वो मृतक है तो इस इलेक्शन को खारिज किया जाए, क्योंकि मरे हुए आदमी का इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, और इलेक्शन खारिज नहीं करते तो फिर उसे जिंदा किया जाए। भाई भरतलाल, चुनाव हो गए, अब क्या करोगे? साधुराम जी, तुम्हारे भरतलाल तो बहुत जोरों से जिंदा है भाई। ए हुजूर, जब मान गए हैं आप तो आप खुद ही एक अपने लिखावट में लिख के दे दीजिए कि हम जिंदा हैं। देखा मिलोट, हमने आपसे कहा था ना कि ये आदमी पागल है, पागल। अरे बरसों से तरह तरह से सरकारी कामकाज में अड़चन डाल के सुर्खियां बटोरने का शौक है इस आदमी को। इसकी तो बीवी तक ने कहा है लोगों के सामने कि ये पगला है, पगला। अरे भैया, वो तो सबकी बीवियां कहती हैं, जज साहब की भी कहती होंगी। अब जज साहब की बीवी इनकी बीवी की तरह इनको छोड़ के चली नहीं गई होंगी। कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो दोनों? जबरदस्ती हमारी बीवी घुस रही बीच में। हमारी तो शादी नहीं हुई, हमने की नहीं, हो ही नहीं पाई एक्चुअली। और तुम भरतलाल, तुम जिस चुनाव को खारिज करने की बात कर रहे हो वो कोई खेल नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे उसमें। तुम्हें पता है किसी चुनाव कराने में कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है? उन लोगों का समय और कोर्ट का समय जाया करने की तुमको याद नहीं दी जाएगी, समझे?